अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, देखिए पैरेललोग्राम दे रखा है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो डायगोनल AC है ना, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव हमें करना है। तो देखिए ये इसको ही प्रूव, मतलब कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हमें दिखाने हैं। तो ये काम करते हैं, इनके नाम दे देते हैं। इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2, इसको नाम दे दिया एंगल 3, ये इसको नाम दे दिया एंगल 4। अब देखिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। जब इक्वल होती है तो एंगल 2 को मैं एंगल 3 के इक्वल दिखा सकता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले तो जो दे रखा है ना वो लिख देता हूँ मैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं। दूसरा क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये होगा, क्यों होगा बताइए, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है ना, अपोजिट साइड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। अब दूसरी, जैसे 1 इक्वल टू 4 लिखा, आप 2 इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसका भी रीजन क्या होगा, इसका भी रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इस इक्वेशन को नाम दिया मैंने 3। हमें प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए जरा यहां से इन तीनों इक्वेशनों को जरा देखो, 1 हमारा 2 के बराबर है, 2 हमारा 3 के बराबर है, 2 हमारा 3 के बराबर है, तो यहां से 1 और 3 तो इक्वल हो गए। साथ में अगर हम ये देखें, चलो ये भी हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और साथ में 1 हमारा 2 के बराबर है, 2 हमारा 3, 1 हमारा 4 के भी बराबर है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ कंपेयर कर देता हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो तीनों इक्वेशन की हेल्प से मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखिए क्यों, 1 हमारा 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, और 1 हमारा 4 के बराबर भी है, तो 1 4 के बराबर भी है और 1 2 के बराबर है। तो यहाँ से 4 और 3 क्या हो गए, यहाँ से बराबर हो गए, ठीक है। तो जब एंगल 3 इक्वल टू 4 हो गए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इट इंप्लाइज दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC बाइसेक्ट एंगल C, ठीक है, AC बाइसेक्ट एंगल T, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए, तो इसका मतलब AC जो है C को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ABCD एक रोम्बस। अब मुझे बताइए रोम्बस इसको कैसे प्रूव करेंगे। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें एडजेसेंट साइड इक्वल चाहिए होती है। अगर ये दोनों साइड AD इक्वल टू DC आ जाए तो ये रोम्बस कहलाएगा। अब यहां पर आप देखिए, अगर किसी तरह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल हो गया, तो ये साइड भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों, जब किसी ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइड भी इक्वल कहलाती हैं, जिसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इन्हीं तीनों इक्वेशन से, तो मैं यहाँ पे यहाँ इधर लिख देता हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो इक्वेशन तो हम पूरी लिख देते हैं, बाकी आपको ये तो पता है कि इनसे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें एंगल 1 इक्वल टू 3, देखो एंगल 1 इक्वल टू 3 हमें कहाँ से मिल जाएगा, वैसे तो फर्स्ट और थर्ड से ही मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में 1 2 के बराबर है और थर्ड में 2 इक्वल टू 3 के बराबर है, तो फर्स्ट और थर्ड से हमें क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, फिर भी मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। और साथ में यहाँ से ये भी मिल गया कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो 1 इक्वल टू एंगल 3 और साथ में हम लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एक साइड से वैसे बात बन जाएगी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी एक से भी इसी से काम हो सकता है। एंगल 1 इक्वल टू 3 हो गया। अब किसी में जब दो ये एंगल, अब इसमें चलो मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या हो गया, मैंने अभी प्रूव कर दिया ना ऊपर, तो मैं लिख देता हूँ प्रूव्ड एबव। जब किसी ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। पहले मैं लिख देता हूं, जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए ना, तो मैं देयरफॉर AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, इट इंप्लाइज
ये इसका रीजन है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ, सिंस साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये बात समझ में आई आपको? देखो, क्योंकि एक ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू 3, जब ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये साइड इक्वल टू ये साइड होगी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे क्या, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो दो इक्वल एंगल है तो उनकी साइड अपोजिट भी इक्वल होंगी। जब एक ट्रायंगल में जब ये साइड इक्वल टू ये साइड है, यानी कि पूरे पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड भी इक्वल मिल गई, तो हम लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट, आगे आपको समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ABCD एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस गिवन है। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। जो डायगोनल AC है, यानी बना लेता हूं मैं डायगोनल यहाँ पे AC, ये डायगोनल AC एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज एंगल C को भी, यानी कि एंगल, यहाँ मैं इनको बाइसेक्ट करने की वजह एक एंगल लिख देता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये प्रूव करना है, और C को भी, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है ना ABCD इज ए रोम्बस, जब रोम्बस गिवन है हमारे पास, इसका मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, ठीक है। हमारे पास क्या मिल गया, हमें जब रोम्बस दे रखा है तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC यहाँ पर मैं क्या मानूंगा, इसको गिवन मानूंगा। जब AB इक्वल टू BC है हमारे पास, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 हमारा एंगल 3 के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, हमारे पास रीजन है जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये साइड्स इक्वल है, तो क्या लिख दें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी यहां लिख देते हैं हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हमने प्रूव किया, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। सिमिलरली इधर से AD इक्वल टू DC भी है, ठीक है, तो यहां से मिल, यहां मैं ये लिख देता हूं सिमिलरली, चाहे तो आप सिमिलरली करके करो या फिर आप इनको जैसे ये प्रूफ किया ना उसी तरह से कर सकते हो। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। एक बात और, क्योंकि एक रोम्बस है यानी कि अपोजिट साइड इक्वल भी है, तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि आल्सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1। क्यों एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 क्यों लिख सकता हूं, यहां इसका रीजन लिख देता हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 4 इक्वल टू 1, इसका रीजन भी यही है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये कब होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, जब पैरेलल साइड्स होती हैं, जब कोई दो साइड पैरेलल हैं और उनके बीच में एक हमने लाइन खींच रखी है, ठीक है, तो एक इधर का एक इधर का, ये एंगल क्या होते हैं हमारे इक्वल, इन्हीं को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब जरा देखिए जो चार इक्वेशन जो हमने बनाई, देखिए पहले हमें प्रूव क्या करना है, हमें एंगल ए को ये AC बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। जरा देखो जरा यहाँ से 1 इक्वल टू 2 पर 1 इक्वल टू 2 प्रूव करने के लिए 1 हमारा 3 के बराबर है और 3 हमारा 2 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को, नाम मैंने नहीं दिया, इनको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया हमने थर्ड इक्वेशन और इस इक्वेशन को नाम दे दिया फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड की अगर मैं हेल्प लूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से हमें क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और जरा यहाँ से देखें 3 इक्वल टू एंगल 4 हमें कहाँ से मिलेगा, 3 इक्वल टू 4 हमें यहाँ से मिल जाएगा, जब 2 हमारा 3 के बराबर है और 3 हमारा 1 के बराबर है और 1 हमारा 4 के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों से हमें मिल जाएगा एंगल 3 इक्वल टू 4। अब जब आपको डाउट लगे ना कुछ या टाइम लगे तो आप डायरेक्ट सब का नाम ले सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से। तो हमें क्या निकालना था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिल गया हमें, 1 2 से एंगल 1 इक्वल टू 2 मिल गया और यहाँ से हमें एंगल 3 इक्वल टू 4 मिल गया, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने फिफ्थ इक्वेशन और इसको नाम दे दिया सिक्स्थ इक्वेशन। तो इन दोनों की हेल्प से हम कह सकते हैं कि AC
बाइसेक्ट एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज सी। ये क्लियर हो गया। तो हम लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ से हम कह सकते हैं कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, हो गया क्लियर। एंगल ए एज वेल एज एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना, रोम्बस दे रखा है तो एडजेसेंट ये जो साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है, और ऐसी इधर से भी एक इक्वेशन बन जाती है, और दूसरा यहाँ से ऑल्टरनेट इंटीरियर बन जाते हैं, ऐसे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बन जाते हैं। ठीक है, तो इन चारों की हेल्प से हम जो चाहे वो हम दिखा सकते हैं, जो हमें चाहिए उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे AC को प्रूव किया, सिमिलरली हम BD को भी दिखा सकते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 लिए, तो इस डायगोनल के लिए भी हम दिखा सकते हैं। तो इस डायगोनल के लिए कैसे दिखाएंगे, इसको हम 5 ले लेते हैं, इसको हम यहाँ 6 लेते हैं, इसको यहाँ 7 ले लो, और इसको यहाँ 8। वैसे आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हो, ये बहुत आसान है। जैसे ये किया बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस पहले AB इक्वल टू BC लिया, इस बार ले लेते हैं AB इक्वल टू AD ले लेता हूँ, AB इक्वल टू AD। तो उसमें क्या होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। AB इक्वल टू AD ले लेते हैं, AB इक्वल टू AD। तो उसमें क्या होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 आ जाएगा, और यहाँ से एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंस AB इक्वल टू AD ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि ये रोम्बस है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट नहीं, ये चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 2 पार्ट ट्रीट करके चल सकते हैं। पहले इसको हमने AC का दिखाया, फिर हम BD का दिखा रहे हैं। एंगल 5 इक्वल टू 7, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ दूसरी लिख देते हैं, ये सिंस BC इक्वल टू CD क्यों है, ये गिवन है, देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे 5 इक्वल टू 7 दिखाया, यहाँ से दिखा सकते हैं आप एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। दूसरा, ठीक है, दूसरा हमारा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 होगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 क्यों होगा आप बताइए, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो इसको हम रीजन लिखेंगे, पहले इसका नाम देता हूँ, फिर इसका जो रीजन लिखेंगे क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 5 इक्वल टू 8 हो गया। अब दूसरा यहाँ से लिखेंगे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, उसका भी रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका इक्वेशन का नाम देते हैं फोर्थ। अब इनसे 1 2 3 फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट, डायरेक्ट हमें जो चाहिए ना वो लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों की मदद से हमें क्या क्या मिल जाता है, इन चारों की हमें मदद से मिल जाता है। देखिए हमें क्या दिखाना था, D को दिखाना था, एज वेल एज एंगल D को, ये BD बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब BD के लिए बाइसेक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, AC का तो ये बाइसेक्ट हो गया, 3 इक्वल टू 4 1 इक्वल टू 2 हमने पहले प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, यहाँ से हमें मिल जाता है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। देखिए मैंने कितनी आसानी से ऐसे लिख दिया, क्योंकि 5 7 के बराबर है और 7 हमारा 6 के बराबर है, तो 5 और 6 दोनों बराबर हो गए, तो हमारी ये इक्वेशन आती है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ऐसे 6 हमारा 7 के बराबर है। ठीक है, 6 हमारा 7 के बराबर है और 8 हमारा 5 के बराबर है। ठीक है, और 5 हमारा 7 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 7 और 8 भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमें प्रूव करने थे। इनकी हेल्प से हमें क्या मिल गया, इट इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से लिख सकते हैं कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, एल वेल एज एंगल D। ओके, ठीक है, हमने इस तरह से किया। ये 4 इक्वेशन बनाओ, फिर जो हमें चाहिए उसके हिसाब से हम इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, चलो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल दे दिया, हमने बना लिया, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। जो डायगोनल AC है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये दोनों नाम हमने दे दी, जब इसको बाइसेक्ट करा दोनों हमारे इक्वल हैं,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। उसके बाद एज वेल एज सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हैं। तो अब हमें ए बी सी डी को स्क्वायर दिखाना है, ए बी सी डी को स्क्वायर दिखाना है। अब देखो रेक्टेंगल है ये, तो ये तो क्लियर है कि ये तो एंगल 90 डिग्री तो है ही, ये सारे एंगल 90 डिग्री तो हैं, ये तो क्लियर है। तो 90 डिग्री हमें प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड इक्वल है। ठीक है, मैंने इसको रेक्टेंगल बना दिया वैसे, लेकिन इसको स्क्वायर प्रूव करना है, इसको स्क्वायर बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो ठीक है, अब हमें इनको स्क्वायर प्रूव करना है, यानी कि एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाने। तो जैसे पहले अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7, उसी तरह हमें इसमें फिर से करना है। तो देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें ये दे रखा है ना, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 को मैं एंगल 2 के इक्वल लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है ना डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम गिवन लिख लेते हैं और इक्वेशन का नाम दे देते हैं एंगल इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, यानी रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये एंगल यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों होगा? इसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसको नाम दे दिया हमने थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे 1 को 4 दिया, ऐसे 3 को 2 दे सकते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, इसका रीजन भी हमारा क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसको नाम दे दिया हमने एंगल 4। सॉरी, एंगल 4 नहीं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब जरा इन चारों इक्वेशनों को देखो। हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये दोनों साइड इक्वल दिखानी है। जब ये साइड इक्वल दिखानी है, आप यहां से ध्यान रखना, साइड इक्वल दिखाने के लिए ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं। अगर ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया तो हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी। क्यों? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों की मदद से हम लिख सकते हैं जो हमें चाहिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, और दूसरा हमें क्या मिल जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो देखो 1 इक्वल टू एंगल 3 कैसे मिल जाएगा? देखो 1 हमारा 2 के बराबर है और 2 हमारा 3 के बराबर है, तो वह फर्स्ट और फोर्थ से मिल जाता है, लेकिन आप ये लिख देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें मिल गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और 2 इक्वल टू एंगल 4 मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ से देयरफॉर जब 1 इक्वल टू 3 मिल गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी। क्यों ए बी इक्वल टू बी सी? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं किसी ट्रायंगल में, अब तो ये बेस एंगल इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होंगी। रीजन क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल, ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। अब कोई एक रेक्टेंगल जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, और साथ में इसको भी लिख देते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसी साइड से काम बन जाता है, पर लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, इसका रीजन भी सेम होगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज है डायरेक्ट ए बी सी डी क्या होगा हमारा? ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए स्क्वायर की हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, और साथ में एंगल बी सी डी ए सब 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल था तो 90 डिग्री तो पहले से था इसमें। ठीक है, सिंपल हमें एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना था, जो हमने यहाँ पे दिखा दिया एंगल की हेल्प से। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट इसका फर्स्ट था। और नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज एंगल डी। देखो डायगोनल बी, अब क्योंकि हमने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया है, आप ये ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट हमने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया है, इसलिए हम इसको सेकंड पार्ट अब कर पाएंगे। क्यों? क्यों? देखो डायगोनल बी डी, ये जो बी डी है ना, एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज एंगल सी को भी। यहाँ नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया 3 एंगल, 3 नहीं 3 4 तो हो गया, इसको हम देते हैं 5, ये 5, ये 6, ये 7 और ये एंगल 8।
जैसे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल उसी तरह से कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, स्क्वायर है क्यों, अभी हमने प्रूव किया, लिख भी देते हैं प्रूव्ड एबव। ठीक है, अब ए बी सी डी को हमने प्रूव कर दिया है, स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, बताइए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं ना, एंगल 1 इक्वल टू 3। देखिए हमें बी एज वेल एज डायगोनल बी डी जो है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम इसको 1 इक्वल टू 3 नहीं, हम यहाँ से लेके चलें फिर तो एंगल 6 इक्वल टू 7 और 5 इक्वल टू, ठीक है सॉरी इसको नहीं लिख रहे, क्योंकि अगर इससे करेंगे ना तो ये वाली साइड आएगी, ये ए सी बाइसेक्ट आएगा, हमें बी डी का प्रूव करना है ना, तो एंगल 1 इक्वल टू 3 नहीं लेते हैं, इसको काट देते हैं, हम यहाँ से ये ले लेते हैं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, क्योंकि ये साइड हमारे इक्वल है, और साथ में हम ये भी ले लेते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, इसको एंगल 6 इक्वल टू 7 लिख देते हैं, इसको नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। रीजन क्या होगा इसका, 6 इक्वल टू 7 क्यों आया, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए डी है, ए बी इक्वल टू ए डी है हमारे पास। ठीक है, अब ये 6 इक्वल टू 7 आ गया, इसी तरह से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 ले लेते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं इक्वेशन। इसका रीजन भी क्या होगा, 5 इक्वल टू 4 क्यों, क्योंकि बी सी इक्वल टू सी डी है, और बी सी इक्वल टू सी डी हमारे पास क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसलिए एडजेसेंट साइड इक्वल होती है ना स्क्वायर की, ये दोनों साइड इक्वल, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या होगा इसका, जब हमें एंगल इक्वल दिखाना है ना, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ लिखा नहीं मैंने, एंगल अपोजिट टू, यहाँ लिखना चाहूँ मैं लिख देता हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब एंगल 5 इक्वल टू 4 हो गया, एंगल 6 इक्वल टू 7 हो गया, और साथ में हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 होगा, बताइए क्यों, पिछले कई क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो एंगल 5 इक्वल टू 7 ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू 7 हो गया, इसी तरह से एंगल 6 हमारा एंगल 8 के बराबर हो गया, इसको नाम दे दिया हमने फोर्थ इक्वेशन। इसका रीजन भी यही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों की मदद से, ठीक है, इन चारों इक्वेशन की मदद से हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि एंगल 6 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5, और साथ में एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अब जब 6 हमारा 5 के बराबर है, इसका मतलब बी डी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये बी डी जब 7 इक्वल टू 8 हो गया तो ये बी डी एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, आगे समझ में, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, एक पॉइंट P यहाँ Q, टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू। ये जो डी पी है ना, ये हमारा बी क्यू के बराबर है। तो शो करना है तुम्हें ट्रायंगल ए पी डी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के। तो देखिए पहले जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं को ले लेते हैं पहले। तो इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, देखिए इसमें एक तो ए डी इक्वल बी सी होगा, बताइए क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक पूरा पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, और दूसरा ये डी पी इक्वल टू बी क्यू यहाँ दे रखा है ना क्वेश्चन में, डी पी इक्वल टू बी क्यू, तो डी पी इक्वल टू बी क्यू ये भी हमारे पास गिवन है। तीसरा ये देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में जब ये दोनों साइड हमारी पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल
एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल, यहाँ से नाम क्या देंगे, सी क्यू बी, एंगल सी बी क्यू, सॉरी सी बी क्यू। रीजन क्या होगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर बाय SAS रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल APD ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB के। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर हम बाई CPCT से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ तक तो पार्ट फर्स्ट हो गया, CQB ये वाला पार्ट तो हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम बाई CPCT से क्या लिख सकते हैं, हम बाई CPCT से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बचे हुए पार्ट भी इक्वल होंगे, तो AP है इसी ट्राइंगल का हिस्सा और CQ है इस ट्राइंगल का हिस्सा, तो बाई CPCT AP इक्वल टू CQ, ठीक है। तो यहाँ से ये पार्ट आपका सेकंड भी हो गया CPCT से, ठीक है, AP इक्वल टू CQ। अब हमें थर्ड पार्ट है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट करना CPD के, AQB ये वाला ट्राइंगल AQB और CPD, तो ये ले लेते हैं, जिस ट्राइंगल के हम बारे में बात कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, AQB एंड ट्राइंगल CPD, तो देखिए AQB में भी हमारा अपोजिट एंगल तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे, तो AB इक्वल टू CD, इसको हम गिवन माने क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो AB इक्वल टू CD मिल गया। और दूसरा ये जो BQ था, BQ और PD इसमें भी आ गया, तो BQ इसका एक हिस्सा है, तो BQ इक्वल टू इधर PD, ये भी हमारे पास गिवन है। और तीसरी चीज फिर से वही, हम ये साइड दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, तो इसको नाम क्या दें, एंगल ABQ, एंगल ABQ इक्वल टू ABQ ये, और इधर से हम दे सकते हैं PDC, एंगल PDC, ठीक है, ABQ एंगल इक्वल टू एंगल PDC के। रीजन क्या होगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब फिर से दो साइड एक एंगल, तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड से क्या मिल गया, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए बाई SAS से। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो बची कुछ साइड है वो भी इक्वल होंगी। हमें पूछा क्या, AQ, अब देखिए इसमें AQ बचा तो क्या हो गया, AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP, ये किससे हो गया, बाई CPCT से, ये भी हमें मिल गया बाई CPCT। तो ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा, नहीं थर्ड पार्ट यहाँ से हो गया, ये हमारा पार्ट फोर्थ हो गया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए AQ इक्वल टू CP मिल गया, और हमने ऊपर प्रूव किया था सेकंड पार्ट में AP इक्वल टू CQ। अगर हमसे बोला जाए कि AP CQ को भी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना, तो यहाँ से पैरेललोग्राम ये हो ही जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड यहाँ से इक्वल मिल गई, यहाँ से अपोजिट साइड इक्वल मिल गई। तो अगर पूछा जाए कि AQ CP को भी एक पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ AQ CP इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अगर दो पेयर अपोजिट साइड के इक्वल हैं तब भी हमारा एक पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक AP एक परपेंडिकुलर है, दूसरा परपेंडिकुलर CQ है BC पर, ठीक है। A से और C से दो परपेंडिकुलर हैं। शो करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। APB ये ट्रायंगल APB और CQD CQD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं और बहुत गलत करते हैं। देखने में ये बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक ध्यान रखना, थोड़ी सी चीज़ का ध्यान रखना है जो गलती ना हो। वैसे आसान ही है क्वेश्चन, टफ नहीं है। तो देखो पहले इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना ना, तो लिख लेते हैं पहले जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने उनको लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल
CQD, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने लिख दिया हमने। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें हम क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो यहां से हमें ये मिल गया AB इक्वल टू CD, तो हम इसको मानेंगे गिवन। AB इक्वल टू CD क्या होगा हमारा, गिवन। दूसरा, एक हम यहां से ये एंगल ले सकते हैं क्या, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, नहीं, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं। क्या ये एंगल और ये एंगल ले सकते हैं, क्योंकि लाइन दोनों हमारी पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन हमारी दोनों पैरेलल है, तो हम ये एंगल और ये एंगल लिख सकते हैं। यानी ये एंगल का मतलब एंगल क्या नाम होगा इसका, एंगल सी। देखो APB लिया है ना मैंने, APB यानी नीचे वाला ट्रायंगल, तो इसका ये वाला एंगल लूंगा पहले, APP, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ABP हो गया, उधर से CDQ, ठीक है, ABP यहां से CDQ, ये एंगल। रीजन क्या होगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, दो एंगल हो गए। अब बात आती है कि तीसरा क्या लिया जाए। अब आप सोचो कि तीसरा हम ये एंगल ले लेते हैं, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, लेकिन फिर आप अगर आप ये एंगल और ये एंगल ले लेते हो तो आप क्राइटेरिया कौन सा लगाओगे, जब एक साइड दे रखी है दो एंगल आप लगाओगे तो होता है हमारा ASA, जब दो एंगल लगाएंगे तो ASA, तो एंगल साइड, तो एंगल तो ये होना चाहिए, लेकिन एंगल तो ये वाला दे रखा है तो ये वाली साइड होनी चाहिए, एंगल साइड एंगल, लेकिन नहीं लग रहा। तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना जब ASA क्राइटेरिया लगा रहे हैं हम तो दोनों एंगल के बीच वाली साइड होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल तो दे नहीं रखा। अब आप ये देखिए किन्हीं दो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DBC में, इन ट्रायंगल DQC में और ट्रायंगल ABP में, इन दोनों में दो एंगल हमें पता है कि इक्वल है। ये एंगल 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, इधर का 90 तो ऑब्वियसली ये वाला 90 डिग्री होगा ही होगा। जब दो ट्रायंगल में आपस में दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन दो ट्रायंगल में जब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें भी 180 डिग्री होगा, जब दो एंगल का सम इन दो के बराबर है तो तीसरा एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल लेना है, क्या नाम है इसका, एंगल BAP इक्वल टू एंगल DCQ, ठीक है। ये गिवन नहीं है, यहां आप लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल, ठीक है, क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल में जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना वो हमने लगाया है। आप इसके अलावा ये कर देंगे तो एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चे यही गलती करते हैं, छोटी सी चीज को आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे, जो बच्चे ध्यान से नहीं देखें उनको फटाफट से ये इक्वल टू ये लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखना है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर बाय ASA रूल, देयरफॉर बाय ASA रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CQD के, ठीक है। ये तो पार्ट हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया। अब बाई CPCT से डायरेक्ट हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा, देयरफॉर बाई CPCT AP इक्वल टू CQ। आगे समझ में, ठीक है, इस छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, देखिए एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल DEF है, इसमें AB इक्वल टू DE दे रखा है, ठीक है, AB इक्वल टू DE दे रखा है और AB पैरेलल भी दे रखा है DE के, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF भी है और साथ में BC पैरेलल भी EF है, तो हम इसको भी एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। चलिए फिर वर्टिसेस ABC को ज्वाइन कर दिए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल ABED, ABED इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहली बात तो जो गिवन है ना हमारे पास, तो उसी के अकॉर्डिंग सिंस AB इक्वल टू DE
ए बी इक्वल टू डी ई है एंड ए बी पैरेलल टू डी ई। जब अपोजिट साइड हमारी इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी ई डी, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी ई डी क्या बन जाता है हमारा एक पैरेललोग्राम। क्यों? अगर अपोजिट साइड हमारी इक्वल एंड पैरेलल आ जाए, चाहे एक ही पेयर हो, उसी से हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, रीजन हम लिख यहाँ रीजन लिख भी सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देयरफॉर ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में देखें तो क्वाड्रिलेटरल बीई। अच्छा एक बात और देखिए, जब ए बी ई डी अगर हमारे एक पैरेललोग्राम बन गया तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो ए बीई इक्वल टू ए डी हो गया। इट इंप्लाइज दैट बीई इक्वल टू ए डी। ठीक है, बीई इक्वल टू ए डी, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूं। अब आगे चलते हैं जरा पार्ट सेकंड में। ठीक है, पार्ट सेकंड के लिए देखो क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी प्रूव करना है। तो क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी, बीई एफ सी, इसमें भी हमारे पास देखिए बी सी इक्वल टू ई एफ दे रखा है एंड बी सी पैरेलल ई एफ। बी सी इक्वल टू ई एफ यहां दे दिया, ठीक है, और साथ में बी सी पैरेलल ई एफ दे दिया। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट, यहां एक बार मैं लिख देता हूं, चलो, इट इंप्लाइज दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जब इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, बी ई एफ सी क्या बन गया हमारे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब जब बीई एफ सी बन गया तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि बीई और सी एफ भी इक्वल हो गया। इट इंप्लाइज दैट, यहां लिख देता हूं, बीई इक्वल टू सी एफ, बीई इक्वल टू सी एफ बन गया। ठीक है, बीई इक्वल भी बन गया सी एफ के और साथ में बीई पैरेलल भी बन गया। क्यों? क्योंकि जब एक पैरेललोग्राम हमारा हो ही गया बीई एफ सी तो इसमें अपोजिट साइड ये तो इक्वल थे, तो ये भी अब इक्वल बन जाएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों इक्वल बन गए और साथ में पैरेलल भी बन गए। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, ए डी पैरेलल सी एफ। अब आप देखिए थर्ड पार्ट जो है ना, ए डी हमें सी एफ के पैरेलल बताना। अब जरा आप इन दोनों इक्वेशनों को देखो, ये वाली बीई इक्वल टू ए डी है और साथ में बीई को पैरेलल भी हम कहेंगे। ठीक है, बीई इक्वल टू ए डी है और बीई हमारा सी एफ के बराबर है, तो सी एफ और ए डी भी तो इक्वल हो गए, ए डी और सी एफ इक्वल हो गए। अच्छा मैं यहां लिख ही देता हूं, चलो बीई इक्वल टू ए डी भी है ना, साथ में ये भी लिख देता हूं बीई पैरेलल ए डी। अब जरा थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड के लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की हमने हेल्प ली तो बीई ए डी के बराबर और बीई सी एफ के बराबर, तो सी एफ और ए डी भी इक्वल हो गए और ये दोनों पैरेलल भी हो गए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, बीई ए डी और बीई सी एफ के बराबर, तो ए डी और सी एफ बराबर हो गए और ए डी और सी एफ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया हमें, ए डी इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ। ए डी सी एफ के पैरेलल भी हो गया। ठीक है, ए डी यहां से इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। अब जब अपोजिट साइड हमारे इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है, तो यहां से फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। देखो फोर्थ पार्ट में क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। जब अपोजिट साइड हमारे यहां से देखो किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड या किसी भी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट अपोजिट साइड, यहां लिख ही देता हूं एक बार, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या बन गया, ए डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। अब जब ये पैरेललोग्राम बन ही गया तो जो इसके जो बची कुची साइड है यानी अपोजिट साइड ये भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यहां से हम ये भी कह सकते हैं, अब मैं यहां पे कर देता हूं, यहां से फोर्थ के बाद जो ये जो पैरेललोग्राम बन गया ना, यहां पे कर देता हूं, चलिए ठीक है।
इट इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल टू एफ डी, ए सी इक्वल टू एफ डी, और साथ में ए सी और डी एफ पैरेलल भी हो जाएंगी। ठीक है, चलो ठीक है, ए डी एफ सी पैरेललोग्राम बन गया तो हम कह सकते हैं भाई ए सी इक्वल टू एफ डी, क्योंकि जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। अब हम काम करते हैं, फिफ्थ ये हो गया, ये फिफ्थ वाला हमारा इसी से हो गया, क्योंकि ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो इसकी अपोजिट साइड जो बची वो भी इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ वाले में। सिक्स्थ में क्या पूछा है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखो बहुत आसान है ये भी। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अब आप बताइए मुझे, ए बी इक्वल टू डी ई गिवन है, ए बी इक्वल टू डी ई गिवन है, बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी गिवन है। तीसरी साइड जो हमें यहां से मिल गई है जो अभी ए सी इक्वल टू डी एफ, यहां से तो एस 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 से हो जाएगा ना पूरा। देखो मैं यहां से लिख देता हूं डायरेक्ट, जो जो गिवन है हमारे पास। एक तो मिल गया हमें ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई क्यों, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास। और बी सी इक्वल टू ई एफ, ये बी सी इक्वल टू ई एफ क्यों, क्योंकि ये भी गिवन है। अब देखो बी सी इक्वल टू ई एफ मिल गया, दो साइड मिल गई। तीसरी हमें अभी जो हमने प्रूफ की ए सी इक्वल टू एफ डी, ए सी इक्वल टू एफ डी क्यों हो गया, क्योंकि प्रूव्ड एबव पार्ट फिफ्थ में हमने यही प्रूफ किया था। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू एफ डी मिल गया। अब बाई एस एस एस, देयरफॉर बाई एस 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 रूल, बाई एस 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 रूल से क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये ए डी साइड है, ये बी सी के इक्वल है। ओके, अब शो करना है हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल करना है हमें। ठीक है, ये शो करना है, फिर बाद में, चलो बाद में तो ये देखते हैं, फिर पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो देखिए हम एक काम करते हैं, हम इसमें ना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो ए डी के एक लाइन यहां से पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सटेंड तो है ये ई तक, हमने क्या करा, ए डी के यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। हम यहां लिख लेते हैं ड्रॉ ले जा, इसे चार्जिंग पे लगा दे। ड्रॉ, हमने क्या करा, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी, हमने सी ई को ए डी के पैरेलल बना दिया और ई को हमने वहां तक किया ए बी को, एंड एक्सटेंड ए बी अप टू ई। ठीक है, एंड एक्सटेंड ए बी को एक्सटेंड कर दिया अप टू पॉइंट ई, अप टू पॉइंट ई तक। ठीक है, ए बी को हमने एक्सटेंड कर दिया ई तक। अब आप देखिए ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, पैरेलल बना दिया, और ए बी हमारा सी डी के पैरेलल गिवन है। ठीक है, अब ए बी को हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये पूरा ए ई बी हमारा डी सी के पैरेलल हो गया, ए ई हमारा पूरा डी सी के पैरेलल हो गया। अब इस हिसाब से इट इम्प्लाइज दैट, हम ये लिख सकते हैं भाई कि ए ई सी बी, ए ई सी डी ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्यों बन गया, ये आपको समझ में आ गया ना, ये पैरेललोग्राम क्यों बन गया, क्योंकि अपोजिट साइड हमारी पैरेलल हैं, इक्वल हो जरूरी नहीं है, अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो तो हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो ए ई सी डी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब ए ई सी डी हमारे पैरेललोग्राम बन गया तो हम ये लिख सकते हैं कि ए डी और सी ई इक्वल हो गया, देयरफॉर ए डी इक्वल टू बन गया हमारा सी ई के। और अब ये भी तो हमें पता था कि भाई ए डी हमारा बी सी के इक्वल था, आल्सो ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों, ए डी इक्वल टू बी सी, ये तो हमारे पास गिवन था ना,
तो हम ये जब AD CE के बराबर है, AD BC के बराबर है, इट इम्प्लाइज दैट हमारा BC और CE ये भी इक्वल हो गया। इट इम्प्लाइज दैट BC इक्वल टू CE। अब देखिए BC और CE इक्वल हो गया। अब हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। जब इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, BC इक्वल टू CE, तो ये जो एंगल होंगे ये हमारे दोनों एंगल इक्वल होंगे। मैं नाम दे देता हूं इनको एंगल 1 और इसको एंगल 2। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल BCE में क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा, क्योंकि साइड इक्वल हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो देयरफॉर लगाए, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल BCE एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिख देते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब आप देखना एक चीज समझिए कि ये जो एंगल है एंगल B प्लस 1 कितना होगा 180, क्योंकि ये क्या लीनियर पेयर है। और एंगल A प्लस 2 ये दोनों का सम भी हमारा कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों इक्वेशनों को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल B प्लस 1, एंगल B प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। क्या होगा, लीनियर पेयर। और इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा यहां से एंगल A प्लस 2, एंगल A प्लस एंगल 2 ये भी कितना होगा, ये भी होगा हमारा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, लिख देता हूं सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इंटीरियर एंगल जब भी दो लाइन पैरेलल हो, ये सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं, कोई दो पैरेलल लाइन के बीच की प्रॉपर्टी है। दो पैरेलल लाइन अगर है तो उनके बीच में एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों को इक्वेशनों को देखिए, ये इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखिए, दोनों का RHS 180 डिग्री है, तो मैं इनके LHS को लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से मैं क्या लिख देता हूं, इन दोनों को इक्वल लिख देता हूं। एंगल B प्लस 1 इक्वल टू एंगल A प्लस 2। अब क्योंकि एंगल A प्लस एंगल 2, अब क्योंकि एंगल 2 और एंगल हमने 1 पहले ही दिखा चुका है इक्वल, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और एंगल B प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल 1। ठीक है, यहां रीजन लिख देता हूं, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड एबव। हमने पहले प्रूव कर दिया है, एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल हमने पहले प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, इधर भी एंगल 1, इधर भी एंगल 1, तो क्या आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल A। एंगल B इक्वल टू एंगल A, यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, पार्ट 1 आप देखें यहाँ पे, तो एंगल A इक्वल टू एंगल एंगल A इक्वल टू एंगल B जो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे आ गया हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल A। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पार्ट फर्स्ट इसका। अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूव करना है। एंगल C मतलब कि ये वाला एंगल, और एंगल D ये, इन दोनों को एंगल इक्वल दिखाना है हमें। ठीक है, ये एंगल हमें इक्वल दिखाना है। अब एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, मैं इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन खींच के इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरा यहां से अगर मैं बोलूं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन यहां पे भी लगेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट, ठीक है, वहां तक वो सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट यहां से कर रहे हैं।
तो एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि दोनों 180 के बराबर तो हम यहाँ पे इनको कंपेयर कर सकते हैं। एंगल डी, एंगल ए प्लस डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों हम पहले ही इक्वल प्रूव कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी की जगह मैं फिर से एंगल ए लिख देता हूं प्लस एंगल सी, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है। ठीक है, तो एंगल ए से एंगल ए कट गया। ठीक है, इसकी जगह मैंने एंगल ए कर दिया क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके दोनों इक्वल है। तो यहां से क्या आ जाता है, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये हो गया इसका पार्ट सेकंड। अब पार्ट थर्ड में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें यहां से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ट्रायंगल बी ए डी, तो बी ए डी यानी एक लाइन यहां से खींच लेते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं ए बी सी और बी ए डी में। अब देखिए ए बी तो दोनों में कॉमन आ रही है, पहले ए बी सी लिखा है तो ए बी सी में की साइड लिख लेता हूं मैं ए बी। तो ए बी कॉमन आ गए किसके, बी ए के, ए बी इक्वल टू बी ए। रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन। और दूसरी साइड ये देखिए ए बी सी का एंगल ए बी सी लिया ना हमने पहले, तो ए बी सी का ए बी सी का एंगल बी, ए बी सी का एंगल बी। ठीक है, ए बी सी में एंगल बी आएगा और बी ए डी में आएगा एंगल ए। एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ये क्या होगा, ये हमने प्रूव्ड एबव, पहले हम प्रूव कर चुके हैं ना, ये प्रूव्ड एबव। दो चीज मिल गई। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज ए डी इक्वल टू बी सी। और पहले ए बी सी लिखा है तो ए बी सी की ही साइड लिखेंगे पहले, यानी बी सी। तो बी सी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये साइड गिवन है। ठीक है, तो जब ये इक्वल टू आ गया तो देयरफॉर बाई दो साइड और एक एंगल, देयरफॉर बाई एस ए एस। ठीक है, देयरफॉर बाई एस ए एस रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, ए बी सी और बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बाई सी पी सी टी से क्या लगा सकते हैं, देखिए लास्ट पार्ट में डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी चाहिए, डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, और ये यहीं से मिल गया। तो बाई सी पी सी टी सी हमें क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के से रिलेटेड, मिड पॉइंट थ्योरम एंड, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम एंड जो उसकी जो कन्वर्स है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।